हेलो डियर क्लासमेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि अब दिसंबर जल्द ही आने वाला है। सिर्फ 2 महीने का अंतराल बच चुका है कि बस आप अपना प्रिपरेशन भी कर ही रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होता है या फिर मेरी वीडियोस में कोई आपको प्रॉब्लम मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं उन चीज़ों को ठीक करके आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको वीडियो अवेलेबल करा सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस को रेगुलरली डाल सकूं। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपकी भी हेल्प होगी इसमें, ताकि आपको जो ये कंटेंट है ईज़िली अवेलेबल मिल सके। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्षेत्र विकास के ऊपर, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि किस प्रकार भारत में उत्तर और दक्षिण में शहरीकरण हुआ, ठीक है, कैसे बन के वो निकले। और फिर अब हम यही इसी में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के ही इसमें मेनली पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में शहरीकरण की उन्नति हुई। किस प्रकार मतलब ये है कि जैसे कि दक्कन कर्नाटक है, केरल है, आंध्र क्षेत्र है, ठीक है, और भी जो ये 4-5 देश हैं क्षेत्रों के नाम, इन जगहों पे किस प्रकार से शहरीकरण हुआ, किस तेज़ गति से, मतलब कि पहले किस क्षेत्र में आया, कितनी तेज़ी से आया, कि कौन से क्षेत्र में कितनी धीमी गति में शहरीकरण हो रहा था, ठीक है। तो यही सब कुल मिला के हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो हम दक्कन से पढ़ते हैं। कर्नाटक में नगरम व्यापार तंत्रों में विनिमय केंद्रों के रूप में और कृषि क्षेत्र के लिए नियमित बाज़ारों के रूप में विभिन्न कार्य करते थे। देखिए कि वहाँ पे क्या होता था। नगरम, आपको पता है, बाज़ार, इसमें भी लिखा है बाज़ार। तो जो कृषि क्षेत्र थे ये उनके लिए एक काम कर लेते थे, केंद्र का, एक दूसरे के लिए केंद्र का काम करते थे, ठीक है, जिससे लोग और अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में आपने पिछली बार मैंने बताया होगा आपको कि जहाँ पे कृषि ज़्यादा अच्छी होती है, राइट, वहीं लोग, मैंने बताया था कि नदियों के पास रहते थे और वहीं पर ही उन्होंने कृषि करी और उसी के आसपास और ऐसी जगहों पे ये स्थित थे जहाँ पे नगरम थे, बाज़ार बसे हुए थे, ठीक है। तो परंतु ऐसे सभी नगरमों का समान लक्षण ये है कि इस प्रकार के केंद्रों में रहने वाले गैर उत्पादनशील, ठीक है, जो उनके सरकार के अंदर हित में नहीं होते व्यापार समूह, जैसे कि शहरी शिल्पी व्यापार समूह के लिए उनके पास एक आधारभूत कृषि विशिष्ट क्षेत्र सारे मंदिरों को भू अनुदान के माध्यम से या तो होता था, मतलब उनके अंडर में, या फिर एक कृषि क्षेत्र होती थी, फिर या तो फिर वो अर्जित करते थे। इन केंद्रों, मतलब देखो, जो गैर उत्पादनशील थे उनके, जैसे कि व्यापारी लोग थे, ये समूह थे, ये शिल्पी लोग थे, इनके अंडर में या फिर इनके एरिया के अंदर में एक क्षेत्र था कृषि का, जहाँ पे ये जो क्षेत्र थे ये तो ये मंदिर द्वारा दिए गए थे, राजाओं द्वारा दिए गए थे, ठीक है। इनका जो नेतृत्व करते थे या तो फिर व्यापार के संगठन द्वारा जो एक नेतृत्व करता था एक आदमी, या फिर नगर प्रमुख जो बताया है इसमें, वो इसका कृषि का जो क्षेत्र था उसका वो नेतृत्व करता था। कर्नाटक में 7वीं और 12वीं शताब्दी तक नगरों में नियमित वृद्धि ऐसे केंद्रों के संकेंद्रण के साथ वाणिज्यिक केंद्रों में प्रचुर मात्रा में उदय को भी दर्शाती है, ठीक है। मतलब कि कर्नाटक में 7वीं और 12वीं शताब्दी के जो टाइम था, पीरियड था, उसमें वो बताता है किस प्रकार से जब व्यापार होने लगा तो किस तरीके से वो उभर रहा था। देखो, व्यापार होता है तभी शहरीकरण भी होता ही है, इसलिए तो वो बता रहा है कि जो मेन काल था दक्षिण भारत में कर्नाटक के लिए, वो था 7वीं से 12वीं शताब्दी का, जिसमें शहरीकरण हो रहा था, मतलब कि वाणिज्य केंद्र बन रहे थे, बहुत ही बाहर लोग आ रहे थे कर्नाटक के अंदर से, क्योंकि कर्नाटक देखोगे तो आप अगर अभी दिखाती हूँ तो आप जैसे देख रहे होंगे कर्नाटक को, तो कर्नाटक यहाँ इधर साइड है, ये है, तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे किस प्रकार से, देखो कर्नाटक है, ये समुद्री इलाके में ज़्यादा देखा जा रहा है,
तो देख सकते हैं कि जहाँ पे जब व्यापार होता था तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र के इलाके से ज़्यादा आते थे, मतलब ठीक है, दूसरे देशों से नदियों के थ्रू आते थे, इट मीन्स समुद्र के थ्रू। तो ये भी समुद्री तट के इलाके में ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस प्रकार ये कर्नाटक का जो टाइम था मेनली उदय का, वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में था। ठीक है। उत्तर पश्चिम कर्नाटक कोंकण तट, बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम, शिमोगा के वाणिज्यिक जिलों में थे। पश्चिमी अर्थात अरब फारस, पश्चिम अर्थात अरब फारस की खाड़ी व उससे आगे के साथ व्यापार के प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी तट प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से ही एक ही सुसंगत रूप से प्रभावी भूमिका निभाता आ रहा है। ये जो प्लेसेस हैं इसको मार्क कर लेना कि किस प्रकार से ये एक उदय बनाएंगे। जो क्षेत्र हैं ये किस प्रकार से उदय हुए दूसरे क्षेत्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ व्यापार करके। ठीक है। महाराष्ट्र में थाणे, गोवा, कर्नाटक में भटकल, कारवा, होनवर एवं मंगलूर जैसे अनेक बंदरगाह 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच लंबी दूरी के व्यापार के पुनर्जागरण काल के दौरान विकसित हुए, जिसमें प्रमाण हमें तटीय जहाजरानी तथा महासागरीय नौ संचालन में मिलते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक लेन देनों में बड़े पैमाने पर धन का प्रयोग आमतौर पर इस काल में पूरे दक्षिण भारत में बढ़ रहा था, खासकर दक्कन में और आंध्र क्षेत्रों में। ठीक है। क्या बढ़ रहा था? जो मुद्रा का जो था लेन देन, मुद्रा धन का, तो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा था दक्षिण भारत में। ठीक है। खासकर दक्कन के इलाकों में। पुरालेख जो कि सूचना का प्रमुख स्रोत थे, अधिकतर अध्ययनों ने विभिन्न क्षेत्रों में उभरे तरह तरह के नगरों को वर्णित करने का व उनका पता लगाने के लिए पूरी तरह से अभिलेखों पर ही भरोसा किया है। कर्नाटक में विभिन्न प्रकार के नगरों के लिए प्रयुक्त शब्द है राजधानी, नेलविदु और पत्तन या नगर। ठीक है। कर्नाटक में नगरों को क्या बोला जाता था, ये सारे वर्ड्स, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ नेलविदु प्राय किसी स्थानीय प्रांतीय शासक का मुख्यालय होता था। पत्तन या नगर वाणिज्यिक नगरों का संदर्भ देता है। परिवहन और संचार उत्तर पश्चिम कर्नाटक में सड़कों के, देखो ऊपर जो ये थोड़ा बहुत इसे तोड़ के लिखना कि पहले किस प्रकार कर्नाटक में नगरों क्या, बाज़ारों में क्या, क्योंकि बाज़ार ही मेन भूमिका निभाते हैं एक व्यापार को केंद्र बनाने के लिए। ठीक है। क्या बोलते थे और फिर किस प्रकार कौन सा काल में ये हुआ। ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में और किस चीज़ का लेन देन का ज़्यादा से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, और फिर ये बताया गया है यह परिवहन कार्य है कि किस प्रकार परिवहन का प्रयोग, कौन से प्रकार में, किस प्रकार में परिवहन का इस्तेमाल किया करते थे व्यापार के टाइम पर। परिवहन और संचार उत्तर पश्चिम कर्नाटक में सड़कों के निर्माण से आसान हो गया था, जहाँ तैदल बीजापुर जिला में लोकीगुंडी और बेलगाम महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों के रूप में उभरे। राजमार्ग और मुख्य मार्ग कर्नाटक और आंध्र और तमिलनाडु से जुड़ने लगे थे। ठीक है। ये एक दूसरे क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र थे एक दूसरे से जुड़ने लग गए थे। देखो जब व्यापार होगा तो, और जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की या फिर किसी देश की या फिर स्टेट की किसी भी चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है तो वो बाहर भी निकलती है, वो बाहर भी जाती है, और स्टेट्स में और कंट्रीज़ में भी वो जाती ही जाती है। ठीक है। तो फिर इसी प्रकार वो एक दूसरे से जुड़ने लग गई। ठीक है। व्यापार का यही तो मतलब होता है ना, एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है। फिर क्या होता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है, संस्कृति वगैरह भी सब कुछ यही होती है। कावेरी के उत्तरी और दक्षिण किनारों पर इसके मध्यवर्ती पहुंच मार्ग को इसे छोड़ते हैं कर्नाटक, यहाँ से पढ़ते हैं कर्नाटक, आंध्र तथा तमिल क्षेत्रों के बीच व्यापक व्यापार तंत्र भी मौजूद है। ठीक है। कन्नड़, तमिल और तेलुगु व्यापारियों की विद्यमानता का प्रमाण अनेक नगरों से भलीभांति मिलता है, जैसे बेलगाम, पेरूरू। मतलब ये इसके ये है एक, ये पता चलता है हमें, इससे स्रोत मिलते हैं इन क्षेत्रों की कि किस प्रकार इन सबके बीच में संबंध था व्यापार का। ठीक है। कि वो भी उस टाइम पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आंध्र में विशाखापट्टनम और
घंटसाला के तटीय नगर आंध्र तट ने प्रमुख बाजारों की भूमिका निभाते मुथुपल्ली, विशाखापट्टनम और घंटसाला के दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। आंध्र प्रदेश में नेरुलु, ये सारे नाम हैं बहुत देखो दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़े बहुत दिक्कत आएगी इनको प्रोनाउंस करने में, तो फिर भी इनको याद कर लेना कि किस प्रकार यहाँ पे ये जो क्षेत्र थे एक व्यापार का केंद्र बने, बाजार बने। देखो ये जो पैराग्राफ है मेनली बता रहा है हमको कि किस प्रकार कर्नाटक के क्षेत्र जो दक्कन की जो कर्नाटक है उसमें किस प्रकार उदय हुआ, शहरीकरण का, व्यापार कैसे हुआ। ये सिर्फ मैंने ये बता रही कि वहाँ पे परिवहन किस प्रकार हो रहे, राजमार्ग और किस तरीके से इनके बीच में संबंध थे, व्यापार ये कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आगे है साहूकारी और ऋण देन की। ये जो पैराग्राफ बता रहा है आई थिंक मुझे ये लगता है ये बता रहा होगा कि किस प्रकार वहाँ पे जो लेन देन का सिस्टम था। ठीक है, कोई जब देखो कोई भी व्यापार या कोई भी हम जब भी हम कुछ देखो कोई भी जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो थोड़ा बहुत पहले सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो फिर उसके बाद उसे जब मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, फिर वो जाके कोई तो लोग लोन भी लेते हैं अपने बिज़नेस पे। तो राइट इसी प्रकार वो बता रहे होंगे कि किस टाइम उनके टाइम पे क्या ऋण लेने का तरीका था, क्या वहाँ पे उस टाइम पर होता था और क्या नहीं होता था। ठीक है, साहूकारी और ऋण देने की किसी नियंत्रित प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता था, क्योंकि ऋण पर धन देने की प्रथा को आम स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। धन प्रायः मंदिरों के पास जमा किया जाता था और ब्याज का उपयोग पूजा अर्चना के लिए किया जाता था। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों में मंदिर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ब्याज ज़्यादातर वस्तु के रूप में दिया जाता था और विशेषतः धान में, हालांकि मुद्रा के रूप में ब्याज लेने की प्रथा अज्ञात नहीं थी। देखो ये ज़्यादा ये मेनली बताया, मतलब इतना ये है नहीं कि ऐसा होता था, पर इतना मेनली ये है कि वहाँ पे जो था ऋण लेने का जो प्रक्रिया थी वो नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, मंदिरों के पास पैसा जमा होता था और उसी के थ्रू वहाँ पे और जो लेन देन होता था वो वस्तु निर्मित होते थे। याद है आपको एक वर्ड होगा वस्तु विनिमय, ठीक है। तो वस्तु विनिमय एक चीज़ किसने वस्तु के रूप में दी तो दूसरे भी एक वस्तु के रूप में ही उसे वापस लौटा दी। ठीक है, विपणन सेवाएं व्यापारियों और विक्रेताओं द्वारा साप्ताहिक मेलों में प्रदान की जाती थी, जो एक धार्मिक कार्य के रूप में पतन स्वामियों के व अन्य लोगों द्वारा लगवाए जाते थे। विशेष अधिकार प्राप्त दुकानें थी। यह मान्य डांगड़ी और मंदिरों की दुकानें देवरांगड़ी कहलाती थी, जो विशेष अधिकार दुकानें थी। ठीक है, अन्य जैसे कारंगड़ी, आंगदेमानी या मालिक के थोक विक्रेताओं की दुकानों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। अंतःक्षेत्रीय तथा तीर्थ यात्रा संबंधी वाणिज्य से नगरों और व्यापार केंद्र के प्रचुर मात्रा में उद्भव को इजाफा मिला। जो ये लाइन है यहाँ से विशेष अधिकार प्राप्त दुकान थी, जो मान्य दर, इनको लाइन करते हुए ये ले जाने की कौन से उस टाइम पर किस प्रकार के जो दुकानें थी जो मेन में थी वो थी। ठीक है, जो कि व्यापार का मुख्य केंद्र थे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इसमें नाम दिए गए हैं तो इन्हें ज़रूर याद करना। अर्सिया केरे बाले की भी, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र क्षेत्र के ऊपर। विनिमय तंत्र आंध्र क्षेत्र में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से विकसित हुए, जिसका मुख्य कारण था भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर भारतीय व्यापार मंडलों के लिए खुला होना। ठीक है, ये लाइन आपको समझ आ गई कि किस प्रकार ये बता रहा है कि जो भारतीय प्रायद्वीप था, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार उत्तर भारतीय व्यापार के लिए, उत्तर भारत के लिए अपने व्यापार का जो दरवाज़ा था किस प्रकार खोला और फिर उन्होंने उत्तर भारत के साथ और दोनों ने ये व्यापार करे एक दूसरे के साथ। अंतर्देशीय के साथ साथ समुद्री व्यापार, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व एशिया और क्षेत्र के साथ लंबी दूरी के व्यापार ने भी वाणिज्य और शहरी गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन दिया। ये बताता है कि किस प्रकार जो देखो अगर हम एक देश के अंदर भी अगर व्यापार हो तो भी देश खड़ा उठ सकता है, और ये यही बता रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देश में व्यापार करना चाहिए, बाहर के देशों में भी व्यापार करना ही चाहिए। तो ये भी यही बता रहा है कि ये अंतर्देशीय
व्यापार भी करता था, समुद्री व्यापार भी होता था। पश्चिमी देशों के साथ भी इनका जो व्यापार था। इसके विपरीत आंध्र में प्रारंभिक मध्यकालीन शहरी प्रक्रियाएं स्वतः विकसित थी और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले इस काल में कृषि विस्तार का परिणाम थी। शिल्प उत्पादन और बंदरगाहों सहित नगरों व शहरों का विकास इस प्रकार इस काल के सामान्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का हिस्सा थी। इसमें ये बताया गया किस प्रकार से इन्हें जब व्यापार का एक अच्छा मार्ग में चले कि अंतर्देशीय इन्होंने व्यापार भी किया और साथ में दूसरे देशों के साथ और समुद्र व्यापार भी किया, तो किस प्रकार इनके हर एक क्षेत्र में उन्नति हुई, विकास हुआ, शहरीकरण हुआ। ठीक है, वो भी किसकी वजह से? व्यापार करने से। आगे है दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के नियमित उपयोग के अतिरिक्त विलासिता की वस्तुओं की मांग ने धातु संबंधी उद्योग धंधों को विकास की ओर प्रवृत्त किया। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मानती हूँ कि इतनी ज़्यादा व्यापार, इतनी ज़्यादा बिक्री एक नॉर्मल चीज़ों की नहीं होती जितनी ये विलासितापूर्ण, मतलब ये जो जाके अल्कोहल टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनकी ज़्यादा बिक्री होती है। आई डोंट नो कि क्यों एक नॉर्मल एक अच्छी चीज़ों की बिक्री क्यों नहीं होती ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में है। वैसे जैसे अलग चीज़ें हैं जो ज़्यादा इतनी नीड में नहीं है, जो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बिक्री इतनी चलती है। आई होप सो अगर हो सके कि जिसकी नीड ज़्यादा हो और जो हमारे लिए परफेक्ट और अच्छी हो वो ज़्यादा बिक्री में आए। तो ये भी यही बता रहा है कि जो दिनचर्या में आने वाली जो वस्तुएं थी उसके मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा विलासिता की जो वस्तुएं थी वो ज़्यादा बिक्री में रहती थी। ठीक है, तो सोना, लोहा, तांबा, पीतल और हीरो के लिए खनन दक्कन के अनेक भागों में किया जाता था। दक्कन खनन खुदाई का इनका एक अलग ही कारखाना था, जबकि जस्ता और टिन समग्र दक्षिण पूर्व एशिया से आता था। धातु शिल्प संबंधी काफ़ी जानकारी 10वीं शताब्दी और अधिक विशेष रूप से काकतीय काल से मिलती थी। काकतीय के ऊपर भी पढ़ना कि क्या था। ठीक है, काकतीय अभिलेख धातु व्यवसाय के नाम पर, मैं काकतीय काल के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या था। काकतीय अभिलेखित धातु व्यवसाय के नाम पर ही ज्ञात एक समुदाय पंचहोलाल बहरूम का संदर्भ देते हैं। इन शिल्पकारों के प्रमुख प्रतास्को उत्साहकों के रूप में शाही परिवारों के अलावा देवताओं के लिए रत्नों आभूषणों के रूप में प्रदान किए गए उपहारों के दान प्राप्तकर्ता मंदिर होते थे। देखो, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश जो आंध्र क्षेत्र था उसका जो पहला उद्योग था, मतलब जो उद्योग मतलब ये कि उनका जो व्यापार था वो मोस्टली एक नॉर्मल जो उपभोक्ता की चीज़ें थी वो कम ज़्यादा बिक्री में थी, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बिक्री में थी वो थी भोग विलास की चीज़ें, वो विलासिता की चीज़ें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या था, सोना, लोहा, तांबा, पीतल जो था वो अपने ही दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब अपने ही देश में, अपने ही इलाकों में से उगाते थे। बाकी जो चीज़ थी तांबा, मतलब जस्ता और टीन, ये बाहर के देशों से लाया जाता था। ठीक है, पर जो आंध्र प्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग जो था सबसे ज़्यादा, वो था तेल का उत्पादन। ठीक है, तिलहना बिलहना ये सारी चीज़ें सर्व प्रमुख थी। चीनी और गुड़ का भी उत्पादन ये करते थे। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा विजयनगर तक काल तक आते ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इनका उत्पादन। और जो ये था कि इनका कपास का उत्पादन भी होता था, तो वहाँ पे काली मिट्टी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, काली मिट्टी भी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। कपास का उत्पादन ज़्यादा विद्यमान हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, जिससे ना क्या था कि मार्को पोलो ना इनके वस्त्रों से, मतलब आंध्र क्षेत्र के जो वस्त्र थे ज़्यादा इनसे ना फैमिलियर थे, मतलब जान चुके थे कि किस प्रकार के यहाँ पर कपास के जो वस्त्र थे इतने सुंदर थे।